Assalamualaikum. Good morning, dear students of Pre-9. Hope all of you are doing great. As a part of education's online support program, today we are going to study chemistry lesson number 2. In this lesson, we will learn uses of isotopes, which include page number 40 of your book. Before start of today's lesson, we recapture the lesson number 1. In that lesson, we studied basic concepts of isotopes. We studied characteristics of the isotopes, which include why isotopes differ from each other, chemical properties of the isotopes are similar, and they differ in physical properties. Then we take into account the examples of isotopes, that includes examples of hydrogen isotopes, carbon, chlorine, and uranium isotopes. Let's start our today's lesson, that is uses or applications of isotopes. With the advancement of the scientific knowledge, the isotopes have found many applications in our lives. Following are the major fields in which isotopes have vast applications. सबसे पहला यूज रेडियो आइसोटोप्स का वो हम पढ़ेंगे रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन कैंसर विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। उसमें सबसे पहला इसका जो यूज है वो स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज होते हैं। स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट में जो आइसोटोप्स यूज होते हैं वो फास्फोरस 32 और स्ट्रांशियम 90 है। अब फास्फोरस 32 और स्ट्रांशियम 90 को ही हम स्किन कैंसर में क्यों यूज करते हैं? उसकी वजह यह है कि ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि हमारी जो स्किन है वो बॉडी का आउटर मोस्ट पोर्शन होती है, जिसकी वजह से हमें लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशन चाहिए ताकि हमारी स्किन का कैंसर भी उसका ट्रीटमेंट भी हो जाए और साथ ही साथ हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनको रेडिएशंस की वजह से कोई नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद सेकेंड, कैंसर अफेक्टिंग विद इन द बॉडी। ऐसा कैंसर जो बॉडी के इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको अगर अफेक्ट करता है और उसको ट्रीट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोबाल्ट 60 को हम यूज़ करेंगे। कोबाल्ट 60 रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी ज़्यादा होती है और वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स तक पेनिट्रेट करते हैं और उसकी मदद से हम इंटरनल बॉडी पार्ट के जो कैंसर है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। रेडियोआइसोटोप्स को हम डायग्नोसिस और मेडिसिन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वाइटर एक डिजीज़ है जो कि जिसका अगर डिटेक्शन हमने करना है तो उसके लिए हम रेडियो आइसोटोप को यूज़ करते हैं। रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ए ट्रेसर इन द मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ वाटर इन द थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड हमारे गले के अंदर होती है, ये थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जिससे हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन होता है और हमारी बॉडी की हमें ये ग्रोथ में और हमारा वेट तो इस तरह की चीज़ों को ये कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, बोन ग्रोथ। टेक्नीशियम आइसोटोप को यूज़ किया जाता है टू मॉनिटर दी बोन ग्रोथ। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्कियोलॉजी एंड जियोलॉजिकल यूजेस। Archaeology is the study of fossils, while the geology is the study of earth. Radioisotopes are used to estimate the age of the fossils like dead plants. अगर हमें डेड प्लांट्स हैं और बहुत ओल्ड डेड प्लांट्स हैं, हम उनकी एज डिटरमिन करना चाहते हैं कि कितने साल पुराने हैं, तो उसके लिए हम रेडियोआइसोटोप को यूज़ करेंगे। तो ये टेक्निक जो यूज़ होती है उसे कहते हैं रेडियो आइसोटोप डेटिंग। रेडियो आइसोटोप डेटिंग क्या है? द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन half lives of the radioactive isotope is called
रेडियो आइसोटोप डेटिंग। इसको सिर्फ रेडियो आइसोटोप डेटिंग हम कहते हैं, उसकी वजह यह है कि हम इसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करते हैं, और वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है उनकी हम हाफ लाइफ यानी वो ड्यूरेशन जिसमें उनकी जो क्वांटिटी है वो हाफ हो जाती है, इसको रुए कार लाते हुए हम जो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एज को डिटरमिन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं। उनके अंदर जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल्स हैं, इनके अंदर कार्बन एक बेसिक एलिमेंट है जो इनके अंदर होता है। उनकी एज डिटरमिन करने के लिए हम यही रेडियो आइसोटोप डेटिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं, लेकिन चूँकि उनके अंदर कार्बन है तो हम रेडियो आइसोटोप जो है उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, दैट इज़ कार्बन 14। So, age determination of old carbon containing objects that are fossils by measuring the radioactivity of carbon 14 in them is called radiocarbon dating, or simply it is called as carbon dating. नेक्स्ट हमारा यूज जो है वो केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में है। Radioisotopes are used in the chemical reaction to follow a radioactive element during the reaction and ultimately to determine the structure. इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि प्लांट एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होते हैं और उसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। अगर हम ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या वो ग्लूकोज के बनने के अमल के दौरान इस्तेमाल होती है या नहीं होती, और क्या ग्लूकोज एक ही स्टेप में बन जाता है या इसके बनने के दौरान कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं या नहीं बनते, और जो ग्लूकोज है वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड के यूज से ही बनता है। तो इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको लेबल करेंगे, उसके अंदर जो कार्बन है वो कार्बन 14 यूज करेंगे। तो ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर कार्बन 14 होगी, जब वो फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए उसको हम यूज करवाएंगे तो हम देखेंगे कि उसके दौरान जो इतने भी कंपाउंड बनेंगे कार्बन 14 उसका पार्ट होगी। और इसी तरह अगर ग्लूकोज बनता है और उसमें भी कार्बन 14 होती है तो फिर यह प्रूव हो जाएगा कि वाकई ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो उसमें कार्बन 14 है उसने हमें हेल्प आउट किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका जो है कंट्रीब्यूशन होता है इन ग्लूकोज फॉर्मेशन। और इसी तरह जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जहाँ भी कार्बन 14 हमें मिलेगा हमें पता चल जाएगा कि ग्लूकोज के बनने के दौरान ये कंपाउंड्स बने और फिर उसके नतीजे में ग्लूकोज बना। इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, हम देखते हैं हमारी बुक्स के अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स लिखे होते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में भी रेडियो आइसोटोप्स जो है वो उनका किरदार बहुत अहम होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। Radioactive isotopes are used to generate electricity by carrying out controlled nuclear fission reactions in nuclear reactors. न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होते हैं? एक लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियस स्प्लिट होता है और उससे हमें स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियस मिलते हैं और इसमें इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। We can define this nuclear fission reaction as the split up of a large unstable nuclei into small stable nuclei with the release of energy is called nuclear fission reaction. इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम 235 is bombarded with the slow moving neutrons. The uranium nucleus breaks up to produce barium 139 and krypton 94. In this process, 3 neutrons are produced
and a large amount of energy is released. इसकी क्वेश्चन देखें, यूरेनियम 235, उस पर जब हमने न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, उसको बम्बार्ड किया तो यूरेनियम जो कि एक लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियस था वो ब्रेक हुआ और उसके नतीजे में दो न्यूक्लियस मार्ज़ वजूद में आए जो कि रिलेटिवली स्टेबल है। इसमें नंबर 1 बेरियम 139 और नंबर 2 क्रिप्टॉन 94। और इस प्रोसेस के दौरान कौन से एलिमेंट, इसके अंदर कौन सा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, वो है न्यूट्रॉन। इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो भी रिलीज होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें यूरेनियम के फिशन के नतीजे में मिली है, इसका क्या यूज़ है? ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ होती है टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन द बॉयलर्स एंड देन दिस स्टीम drives the turbine to generate electricity, and this is a peaceful use of atomic energy for the development of nation. उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एग्जामिनेशन में हमसे इस टॉपिक में से क्या क्या पूछा जा सकता है। उसमें सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। Give one example each of the use of radioactive isotope in medicine and radiotherapy. ये हमारे पहले दो यूजेस जो हैं उनमें से हम एक एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर देंगे। और देन हाउ इज़ द गोइटर इन थायराइड ग्लैंड डिटेक्टेड, उसके लिए हमारा यूज़ नंबर 2 जो है उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि आयोडीन 131 इज़ यूज टू डिटेक्ट गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। देन डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, तो ये हम फिफ्थ यूज जो है उसमें हमने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया। ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। और इसको हमने यूरेनियम 235 की एग्जांपल से अंडरस्टैंड किया। हम साथ वो इक्वेशन भी लिखेंगे। एंड देन when uranium 235 breaks up, it produces a large amount of energy. How this energy is used? तो ये हम फिफ्थ यूज का जो लास्ट पैराग्राफ है उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे, तो हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। और हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235, तो हमने इक्वेशन को बहुत देखा तो उसमें हमें पता चलता है कि इसके यूरेनियम 235 के न्यूक्लियर फिशन के अंदर 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। देन टास्क टू डू शॉर्ट क्वेश्चंस। उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन, देन यूरेनियम 235 फिशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस 2 एटम्स ऑफ विच एलिमेंट। हमने यूज नंबर 5 उसके अंदर अंडरस्टैंड किया कि जब यूरेनियम 235 की ब्रेकडाउन होती है तो उसके दौरान 2 एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, नंबर 1 बेरियम एंड नंबर 2 क्रिप्टॉन। Or for what purpose uranium 235 is used? Uranium 235 is used for power generation, nuclear bomb formation, or nuclear reactions. Then comes to long questions. इसमें long question हमारे पास आ सकता है, give application of isotopes in the field of radiotherapy and medicine. ये हम पहले 2 uses लिख देंगे, या write down the applications of the isotopes in daily life। तो इसमें हम 5 uses को डिटेल के अंदर मेंशन करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन एंड दिस लेसन इज ब्रॉट टू यू बाय द एजुकेटर्स। स्टे सेफ एट योर होम। अल्लाह हाफिज़।